नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएड कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस के बारे में करने जा रहे हैं डिस्कशन। और सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि ये सिलेबस किस कोर्स के लिए। दोस्तों, ये हम लोग सिलेबस जो डिस्कशन करेंगे ये आपके एनसीईटी बीएड के लिए क्या है, सिलेबस है। एनसीईटी दोस्तों क्या होता है, जैसे कि आप में से बहुतों को पता होगा और बहुतों को हो सकता है नहीं भी पता है। एनसीईटी बीएड ये होता है बच्चे कि अगर आप 12th के बाद ही सपना देख रहे हो अच्छे टीचर बनने का और आप चाहते हो कि जल्दी से ही हम एक टीचर बन जाए, ज़्यादा हम समय अपना व्यर्थ ना करें, तो आप अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ ही आप बीएड को भी परस्यू कर सकते हो। तो इसी क्रम में दोस्तों आज हम जो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, हम कॉमर्स के बच्चों के लिए लेके आए हैं। ठीक है, कॉमर्स के बच्चों के लिए कि वो उनके लिए आज दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी का सिलेबस। एनसीईटी अकाउंटेंसी में, एनसीईटी बीएड में जो अकाउंटेंसी का पोर्शन है उसमें हम लोग जानेंगे कि क्या क्या अकाउंटेंसी में आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बार पेपर पैटर्न को ज़रूर हम लोग ध्यान देंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आएंगे वो 25 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के होंगे। ठीक है, सही मतलब सही करेंगे तो 4 नंबर, गलत अगर आपने मार्क किया तो वहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, -1 बोले तो 1/4। तो इस हिसाब से जो पेपर है हमारा अकाउंटेंसी डोमेन सेक्शन वो आपको 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेपर पैटर्न। 25 क्वेश्चन आने वाला है। अब ये 25 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं थोड़ा अपने डिटेल सिलेबस के तरफ। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं पहले क्या क्या चैप्टर से जहाँ से हमारे सवाल आते हैं, पहले उन चैप्टर का नाम देख लेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चे कि हर एक चैप्टर को डिटेल में जान लेंगे कि कहाँ कहाँ से हमारे क्या है कि इन चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। जो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि यूनिट 1 जो है हमारा अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप है, तीसरा हमारा अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिवेंचर कैपिटल है। देन उसके बाद दोस्तों यूनिट 4 जो आपको पढ़ना है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और यूनिट 5 जो आपको पढ़ना है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम आपको पढ़ना है। अगर देखा जाए तो क्लास 12th में जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो सभी ये पढ़ चुके होंगे आप लोग। ठीक है, सिवाय कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के आप सभी क्लास 12th में यही सारे चैप्टर्स को पढ़ते हो। ठीक है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग थोड़ा सा हमें अलग से पढ़ना पड़ता है क्योंकि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हमारे सीबीएसई में होता तो है। ठीक है, सीबीएसई में अदर बोर्ड्स में भी होते हैं, लेकिन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हम लोग नहीं पढ़ते क्योंकि थोड़े बहुत ऑप्शन वहाँ पे मिल जाते कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वहाँ पे पढ़ो। ठीक है ना, तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि इस वजह से हम लोगों को ऑप्शन वहाँ मिल जाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं कि डिटेल हम इसका कि डिटेल में हमें क्या पढ़ना है। दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, सोशल वर्क में इन्वॉल्व हो। ठीक है ना, जिनका काम प्रॉफिट कमाने का नहीं है, जिनका काम क्या है, सर्विस देने का। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसमें देखेंगे क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमें मीनिंग कंसेप्ट जानना है कि एनपीओ है क्या, किस लिए, मतलब कि क्यों ये वर्क करता है, क्या पर्पज़ है, क्या ऑब्जेक्टिव है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब जानना है। देन नेक्स्ट आपको इनके अकाउंटिंग के बारे में जानना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये बनाते हैं। फिर उसके बाद कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ दिस अकाउंट, फंड बेस एंड नॉन फंड बेस अकाउंटिंग। यानी हम लोग दोस्तों इसमें 3 मेनली अकाउंट्स बनाते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इन्हीं को हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसके न्यूमेरिकल्स को भी आपको जानना पड़ेगा। आगे बात करेंगे दोस्तों हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप में हमें क्या पढ़ना है सर? पार्टनरशिप में हमें जो पढ़ना है तो देख लीजिए, बेसिक्स में हमें जानना है मीनिंग कंसेप्ट सारे का, चाहे वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जिसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको हर सभी में पढ़ना है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ पढ़ो आप। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात करें
तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसमें आप लोग गेनिंग रेशियो निकालोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे, न्यू रेशियो निकालोगे, तो ये सारे के सारे चीज़ें हमारे कॉमन है। ये इसमें भी पढ़ना है जिसमें हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ते हैं, ठीक है ना, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फिर उसके बाद आप इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ते हो, ठीक है। ये सारे के सारे चीज़ें हमें पहले चैप्टर जो हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, इसमें भी आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ना है, दैट इज गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो, इसमें भी आपको कैलकुलेट करना है। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये एक अलग से ही चैप्टर है, इसका कोई मतलब नहीं होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में फंडामेंटल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, यही होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जब पूरी की पूरी फर्म ही आपकी बंद हो जा रही हो, तो इतने चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक अलग कंसेप्ट है, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे बच्चे। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड, भाई पूरा का पूरा पार्टनरशिप ही तो है, तो पार्टनरशिप डीड से संबंधित बातें हम लोग सभी में पढ़ेंगे, चाहे वो रेशियो से संबंधित हो, कैपिटल का ट्रीटमेंट हो, गुडविल का ट्रीटमेंट हो, ठीक है ना, कोई प्रॉफिट से रिलेटेड बातें हो, ये सब कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें अगर बात करें तो रियलाइजेशन अकाउंट इसमें बनता है। इन सभी में क्या बनता है बच्चे, इन सभी में हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। बट हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे बच्चे, वहां रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, जहां पे हम लोग एसेट्स को सेल करते हैं और लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं, क्योंकि फर्म तो यहां पे बंद हो रही है, तो यहां पे रिवैल्यूएशन बना के कोई मतलब नहीं है। और साथ ही साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, यहां पे लोन अकाउंट भी बनता है, लेकिन बैलेंस शीट नहीं बनेगा। क्यों सर बैलेंस शीट क्यों नहीं बनता है यहाँ पे, तो जैसे कि आप लोगों को पता जरूर होगा, यहाँ पे फर्म बंद हो रही है, बैलेंस शीट बनाने से कोई मतलब नहीं है। बैलेंस शीट की जगह पे कैश या बैंक अकाउंट यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट है बच्चे, दो तरीके का कैपिटल अकाउंट है, वो हम लोग पढ़ेंगे, फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। एडमिशन रिटायरमेंट में जैसे मैंने कहा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हिडन गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये जानेंगे। और डिसोल्यूशन में आप सब्सिडरी अकाउंट्स बनाओगे, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, लोन अकाउंट, ये सारे के सारे चीज़ें आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हमें पढ़ना है। उसके साथ ही साथ जितने भी हमारे रिजर्व, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस, ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल होते हैं, इन सब का ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, एडमिशन में क्या करते हैं, रिटायरमेंट में क्या करते हैं, डेथ में क्या करते हैं, और जो भी हमारे एक्युमुलेटेड ऑलरेडी अपीयर्ड प्रॉफिट है, रिजर्व है, लॉसेज है, ऑलरेडी अपीयर्ड हमारे गुडविल है, इन सब का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मैंने बताया। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट है जर्नल एंट्री का, जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किया जाता है, इसके अलग अलग केसेस होते हैं, ठीक है ना, कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न एंड बियर बाय पार्टनर, या बॉर्न बाय पार्टनर बट बियर बाय फर्म, ठीक है ना, या बॉर्न एंड बियर बोथ आर डन बाय फर्म, ये सारे के सारे चीज़ें इसमें होते हैं, ठीक है। तो जर्नल एंट्री का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चे हम लोग। अब बात करेंगे हम लोग अकाउंट यूनिट 3 अकाउंटिंग फॉर शेयर डिवेंचर में। तो शेयर डिवेंचर में बच्चे हम लोग को इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। बोला जाए तो इसमें अपने को बहुत कुछ पढ़ना है। इसमें आपको थ्योरी बहुत मिलेंगे, ठीक है, शेयर कैपिटल का मीनिंग, नेचर, टाइप्स, ठीक है, डिवेंचर, उसी तरीके से डिवेंचर का मीनिंग, कंसेप्ट, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है शेयर वाले चैप्टर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर, ये हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल कैसे करते हैं, इशू एंड अलॉटमेंट, ओवर अंडर सब्सक्रिप्शन, जो हमारे ओवर सब्सक्रिप्शन होते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन होते हैं, उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होते हैं, उसमें अगर कोई शेयर होल्डर डिफ़ॉल्ट करता है तो उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप जब कभी कभी हम लोग शेयर्स और डिवेंचर को इशू करते हैं अदर देन कैश के लिए, उसमें आपका कैपिटल रिजर्व आता है, गुडविल आता है, तो इन सब का हम लोग कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। मतलब ओवरऑल अगर कहा जाए बच्चे तो शेयर एंड डिवेंचर में बहुत एक ठीक ठाक सिस्टमेटिक वे में आपको थ्योरी की जानकारी भी होनी चाहिए और न्यूमेरिकल्स की तो जानकारी होनी ही होनी चाहिए कंप्लीट वे में, है ना।
उसके बाद देखिए अकाउंटिंग ऑफ डिबेंचर इशू एंड अलॉटमेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, री इशू, फॉरफीचर ऑफ शेयर का री इशू कैसे किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। इससे सवाल एकदम आना 110% मान लीजिए तय है कि री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर से क्वेश्चन आना तय है। बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, कंपनी का बैलेंस शीट कैसे बनता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। नेक्स्ट है यहाँ अगर डिबेंचर की बात करें तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हमारे सीबीएसई में जैसे कि नहीं होते, यूपी बोर्ड वाले पढ़ते हैं, ठीक है। सीबीएसई में हटा दिया गया है बहुत, ठीक है, करीब करीब 2-3 साल हो जा रहे हैं सीबीएसई में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अब नहीं है। लेकिन भाई ये तो है हमारा एनसीईटी बीएड, इसमें आपको चॉइस नहीं मिलेगा, इसमें सीबीएसई और यूपी बोर्ड नहीं देखेगा, ये देखेगा ओवरऑल क्लास 12 का आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि सर 12th में तो नहीं पढ़े थे हम सीबीएसई वाले, तो इसमें बच्चे पढ़ना पड़ेगा। और बैलेंस शीट का प्रिपरेशन इधर भी आपको जानना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग आगे। हाँ, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बच्चे आप लोग जानोगे कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है। तो कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब मिला के हमारे क्या होते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला जो हमारा बुक होता है, जिसको हम लोग पार्ट सी वाला बुक कहते हैं, ठीक है, उसमें बच्चे आपको कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में जानना पड़ेगा, फिर कंपनी के बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट, मतलब पूरा का पूरा जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, इन सभी को हम लोग डिटेल में जानेंगे। इसके फॉर्मेट्स कैसे होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें, कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं, वो सब आपको नाम भी याद होना चाहिए। साथ ही साथ उसके हम लोग कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं वो भी आपको आना चाहिए। इसी क्रम में बच्चे आप देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में आपको फाइनेंशियल एनालिसिस पढ़ना है, मीनिंग सिग्निफिकेंस आपको पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है बच्चे हम लोगों को फाइनेंशियल एनालिसिस में, मीनिंग, सिग्निफिकेंस, पर्पस, लिमिटेशन, ये पढ़ना है। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होता है, किस तरीके से बनता है, ये पढ़ना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल प्रोप्राइटरशिप का आपको देखना है। परफॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप वाला तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे ज़रूर देख लेंगे। परफॉर्मा ऑफ ए बैलेंस शीट, कंपनी का बैलेंस शीट जो ठीक है ना, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जो बनता है वो हमें यहाँ पे देखना है, वो सारे के सारे चीज़ें हमें यहाँ पे देखने हैं बच्चे। नेक्स्ट अकाउंटिंग रेशियो में आपको अकाउंटिंग रेशियो पढ़ना है, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियोज जो कि आप क्लास 12th में पढ़ते हो ना, लिक्विडिटी रेशियो जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट हमारा सॉल्वेंसी रेशियो जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कहते हैं, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये चारों रेशियो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इसके आइडियल रेशियो क्या होते हैं, साथ ही साथ देखिए दोस्तों आप पढ़ रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना, ठीक है ना। तो एनालिसिस में हमें यह भी जानना पड़ेगा कि कौन सा रेशियो बढ़ेगा तो फर्म के लिए अच्छा माना जाएगा, कंपनी के लिए अच्छा माना जाएगा, नॉट फर्म, कंपनी, यहाँ पे हम लोग कंपनी की बात कर रहे हैं। तो कंपनी के लिए कौन सा अच्छा माना जाएगा, कौन सा रेशियो बढ़ेगा तो कंपनी के लिए साउंड है, कौन सा रेशियो घटेगा तो कंपनी के लिए साउंड पोजीशन कहलाएगा। इन सब का हमें कंपैरिजन, इन सब के बारे में हमें दोस्तों इस तरीके से पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है ना, इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। कैश फ्लो में अगर बात करें तो कैश फ्लो का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, इसमें हमारे 3 एक्टिविटी होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड देन नेक्स्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या बच्चे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये 3 एक्टिविटीज़ के बारे में हम और आप जानेंगे बच्चे, ठीक है। चलिए, और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा बनता है बच्चे, ठीक है। चलिए, अब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में बच्चे पूरा थ्योरी है, लेकिन हम लोग बहुत डीप नहीं जाएंगे, हमें कोई वहाँ पे प्रोग्रामिंग करने या कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने एमएस ऑफिस पे नहीं देगा। आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बहुत बेसिक चीज़ें पूछे जाएंगे, आपको बहुत डीप वे में नहीं पढ़ना है कि एमएस एक्सेल का आपको कोई फॉर्मूला दे दिया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको कोई रिजल्ट ड्राइव करने बोल दिया, ये सब आपको नहीं देगा। एकदम नहीं परेशान होना, एकदम बेसिक चीज़ें आपको पूछे जाएंगे, तो हम लोग एकदम बेसिक तरीके से ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिलेबस ने तो सब कुछ दे दिया, बट हम उतना ही पढ़ेंगे जितना रेलेवेंट है, जैसे पूछा जा सकता है। अब आपको पेरोल स्टेटमेंट बनाने तो दे नहीं देगा कि आप एमएस एक्सेल पे पेरोल स्टेटमेंट बना के दिखाइए, ठीक है ना, वेस्ट शीट बना के दिखाइए,
दिखाइए, सैलरी स्लिप बना के दिखाइए, आपको ये तो नहीं दे देगा, ठीक है। आपको बेसिक बातें पूछे जाएंगे। तो चलिए देख लेते एक बार। तो ओवरव्यू देखना है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का, इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग यूजिंग डेटा, डीबीएमएस, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस का फुल फॉर्म, कंसेप्ट कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस ये पढ़ना है बच्चे हमें। और उसके बाद स्प्रेडशीट, जिसको कि आप लोग कहते हो एमएस एक्सेल, ठीक है, एमएस एक्सेल को हमें पढ़ना है। बट मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि एकदम आपको बेसिक फॉर्म में पढ़ना है, कितने कॉलम्स होते हैं, कितने रोज होते हैं, ठीक है ना, एक्टिव कॉलम किसको कहेंगे, इस तरीके की चीज़ें आपको पढ़ने, एकदम बेसिक बात है। आपको कोई भी फॉर्मूला ड्राइव करने नहीं दिया जाएगा, कोई भी किसी तरीके से आपको फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा, एकदम बेसिक बेसिक बातें आपसे पूछे जाएंगे। इसीलिए बिल्कुल नहीं परेशान होना है कि सर पढ़ा तो नहीं था क्लास 12th में, कैसे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हमारा इतना ही है बच्चे, ठीक है, जो कि आपको पढ़ना है। तो ये था दोस्तों हमारे NCERT बीएड का अकाउंटेंसी वाले पोर्शन का सिलेबस। उम्मीद करते हैं कि आपको सिलेबस जान के इतना तो समझ में आ गया कि आपको कहाँ से कितना किस तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सी चीज़ें आप जानते हो, बहुत सी चीज़, और आपको उन्हीं चीज़ों को किस तरीके से, किस वे में, क्या तरीका लगा के आप पढ़ो, ताकि आपका जो बीएड है वो क्वालिफाई हो जाए और आप एक बेहतरीन टीचर बन के निकलो 4 साल बाद। तो उस तरीके से ही आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।